हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो एक बार देख चुके हैं। अगर अभी तक तुम लोग इस प्रोसेस को नहीं जानते हो कि कैसे प्रतिस्थापन विधि को या कैसे विलोपन विधि को या कैसे ब्रज गुणन विधि को हल किया जाता है, तो सबसे पहले इससे लास्ट वाले वीडियो को जरूर देख लो। जो पार्ट 4 है, दो चर वाले रेखीय समीकरण का पार्ट 4 है, उसे जल्द से जल्द देख लो। तुम्हें इससे आसानी हो जाएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 जो एनसीईआरटी का ही है, उसे हम अच्छे से देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, फिर भी देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जो हमारे पास दो इक्वेशन होता है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। चलो हम समीकरण 1 से ही यूज करते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 दिया हुआ है, यही है। इससे x निकालते हैं तो y किधर जाएगा, दूसरी ओर जाएगा। जब y दूसरी ओर जाएगा तो वो क्या जाएगा, 14 माइनस y, और यहां बच क्या जाएगा, ये जब उधर चला गया तो बचा केवल x। ये मेरा x अकेला हो गया, इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो, जो x का मान आया इसे इक्वेशन 2 में रखना होगा। क्यों सर 2 में, 1 में क्यों नहीं? 1 में इसलिए नहीं रखे क्योंकि जिस समीकरण को हम हल किए हैं उसमें हम नहीं रख सकते हैं। किसको हल किए, समीकरण 1 को हल किए हैं, इसीलिए उसमें हम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम 1 में नहीं रख सकते हैं। किसमें हल नहीं किए हैं सर, इक्वेशन 2 को आप कुछ भी नहीं किए हैं, तो चलो उसमें रखते हैं। यानी समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और x की जगह क्या है बच्चा, x की जगह पे है 14 माइनस वाई, माइनस तो पहले से है, माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर ब्रैकेट हटा देते हो तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, पहले से भी माइनस वाई है 4। अब नंबर को दूसरी ओर ले जाते हैं, इक्वल टू की दूसरी ओर ले जाते हैं। ये 14 है, प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, 4 माइनस 14। अब ये देखो, माइनस वाई एंड माइनस वाई 2 बार है, माइनस 2 वाई। अब सोचो 14 में से 4 जाएगा, माइनस 10, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, 14 बड़ा है ना, और वो भी माइनस में, तो उसका साइन भी लिखेंगे, माइनस 2 है, माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 5 है। y कितना है, 5। y जब 5 आया, अब क्या करो, y का मान किसी भी समीकरण में, इसमें आपकी जिसकी मर्जी है उस किसी में भी रख दो। हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब y का मान क्या है बच्चा, y का मान सर 5 है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, इसीलिए x इक्वल टू 9। ये मेरा x एंड y का वैल्यू रहा। ठीक है, x का वैल्यू हुआ 9 एंड y का वैल्यू हुआ 5। अगर अभी कोई नए स्टूडेंट जुड़े हो तो जल्द से जल्द निर्मला क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले तुम्हें ही नोटिफिकेशन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th लिखा हुआ है √2x
प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। फाइंड x एंड y। हम क्या करते हैं, सबसे पहले से समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करो, किसी एक से, ऐसा जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 को ही सॉल्व किया जा सकता है, 2 को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा आसान लग रहा है सॉल्व करने में। चलो पिछले बार मैंने 1 लिया था, इस बार 2 कर रहे हैं। समीकरण 2 से ही सॉल्व करना है। क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे क्या होगा, माइनस में, हम उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में √8y। बच गया क्या बचा, बच गया √3x। अब ये बताओ, ये गुना में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, √8/√3y। ये क्या निकला, x निकला। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखें। सॉरी, अब बताओ कि 2 में रखेंगे कि 1 में रखेंगे। सीधी बात हम ये जानते हैं सर, जिस समीकरण को सॉल्व करके करते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। तो किस समीकरण को सॉल्व किए, समीकरण अभी 2 को सॉल्व किए। समीकरण किसको सॉल्व किए, समीकरण 2 को सॉल्व किए। तो रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। 2 को सॉल्व किए तो 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 को ही सरल करके बनाया है ये। अब 2 में नहीं रखेंगे तो बचा क्या, 1। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह पे √8/√3y। अब ये सोचो कि क्या इस दोनों में y कॉमन होगा, हाँ सर हो जाएगा। y कॉमन हो गया तो बचा क्या, 8 2 जा 16 √3 प्लस √। अब ये सोचो, एलसीएम लेते हैं, बाय 1 करते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम। 16 का रूट क्या होता है 4 और √3 क्या हो जाएगा 3। अच्छा एक चीज तो पहले से भी तुम लोग पढ़ा ये होगा कि जैसे ये भागा में इधर जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 इंटू √3। इधर क्या बचा 4 3 7। अब बताओ y इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना, कोई भी चीज को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। और ये गुना है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, और भागा भी करते हैं तो 0 हो जाता है। तो y क्या हो गया 0। जब y 0 तो y का मान किस में रखें, किसी में भी रखो y का मान, समीकरण किसी में भी, हम 3 में ही रख देते हैं। 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू √8, यही है ना 3, √3y। अब ये देखो √8/√3 y के जगह पे 0। अब कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 0। इससे मालूम चल गया कि x का मान और y का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बस समझने का था। चलो इसे लिखो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए तथा जब y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान निकालिए। तो सबसे पहले वही करेंगे, क्योंकि मेरा बनाने का टेक्निक बहुत हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि सभी को प्रतिस्थापन विधि से बनाएं। और ये बहुत ही आसान है, इतना टेंशन नहीं लेना है कि तुम्हें बहुत भारी लग रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुम इस वीडियो को देखो, इससे पहले वाले वीडियो को देखो, गारंटी है। और थोड़ा सा ध्यान रखो, ये नहीं होता क्या है कि मोबाइल पे तुम लोग पढ़ रहे हो, मोबाइल पे डेविएट, बहुत ज्यादा डेविएट होता है, माइंड डेविएट इसलिए होता है कि चलो थोड़ा सा अभी पढ़ रहे हैं, 5 मिनट चलो यूट्यूब पे दूसरा चीज देख लेते हैं, 2 मिनट के चलो फेसबुक चला लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं। नहीं, हकीकत ये है, कोई भी जो डेवलपमेंट होता है ना तो मेरे लिए होता है, लेकिन होता क्या आजकल जो डेवलपमेंट होता है ना उसका अनयूजुअल यूज ज्यादा होता है, जो अनवांटेड यूज है जिसका जरूरत नहीं है उसको ज्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं। इसीलिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे तुम क्लास में स्कूल में अगर पढ़ते हो तो क्या करते हो, दिमाग को कंसंट्रेट करके जो सर पढ़ा रहे हैं उसी पे ध्यान लगाते हो, इधर उधर माइंड में नहीं रखते हो कि रूम में क्या चल रहा है। जैसे कि हो सकता है कभी तुम रूम में पढ़ रहा है, मन में आ रहा है चलो अब थोड़ा सा नाश्ता कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, ये क्या हुआ, माइंड का डेविएशन हुआ। कंसंट्रेशन जब तक नहीं बनाओगे तो आसान नहीं है, कोई भी चीज आसान नहीं है धरती पे। अगर बताओ एक चींटी भी जो चला है ना उसको अपने भोजन के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम लोग का तो लाइफ बहुत ज्यादा बेटर है कि हाथ में मोबाइल है, कहीं जाना भी नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं। बस 1 घंटा जितने देर का वीडियो उतना देर अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा उसके बाद तुम थोड़ा देर के लिए सही, आधे 1 घंटे के लिए सही मैथ निकालो, अच्छे से बनाओ। विश्वास है मुझ पे, और तुम मुझसे ही ज्यादा तुम पे विश्वास है कि तुम बहुत ही आसानी से समझ के बनाओगे। और जो भी इसमें भी दिक्कत आती है तो कमेंट करो, पूछो। मैंने कांटेक्ट नंबर भी पहले दिया था, इस बार भी मैं दे रहा हूं, अगर कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। पढ़ो, पढ़ने के अलावा दुनिया में कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मतलब ये हुआ कि नौकरी ही पाना। पढ़ने का मतलब ये कि तुम अपने आप को डेवलप कर रहे हो। अगर अच्छे से डेवलप कर लोगे ना, नहीं कहता है कि अगर दिए को या दीपक को कहीं भी जला दो, चाहे वो एक जंगल में हो, चाहे वो एक पहाड़ी इलाका पे हो, वो रोशनी ही देता है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति को कहीं भी तुम छोड़ दो, वो ज्ञान ही बांटता है। और वो कह सकते हैं कि वो हर एक जगह से वो कुछ भी उसको साधन नहीं भी रहेगा तो अच्छे से जिंदगी जी लेगा। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ो। तो मैं ये कह रहा हूं कि समीकरण जो दिया गया है उसको हमको किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो समीकरण क्या क्या मानेंगे, चलो पहले लिखते हैं। 2x + 3y = 11 को समीकरण 1 बोल देते हैं। 2x - 4y = -24 समीकरण 2 बोल देते हैं। इसी को भी हल करो। हल का मतलब x या y को अकेला करो समीकरण 1 से। चलो इस बार क्या करते हैं, y को ही अकेला कर देते हैं। 2x + 3y, आपकी मर्जी, अलग अलग जो भी है, एक चीज को अकेला करना है। 2x को उधर ले लेते क्या होगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है, तुम इसे क्या करो, बार बार देखोगे। अगर हो सकता है कि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो 20 सेकंड 30 सेकंड पीछे जाओ, क्या मैंने बोला उसको ध्यान से सुनो। तो क्या हो गया, तो 3y = क्या हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y = 11 - 2x, ये मल्टीप्लाई में, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y निकल गया। चलो y निकल गया, इसको समीकरण क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। चलो किससे काम किए, समीकरण 1 से काम किए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 3 का मान, ये 3 है ना, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में तो काम किए थे क्योंकि मैंने बोला है कि जिसमें काम करेंगे उसमें नहीं रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 क्या, 2x - 4y = -24, तो क्या हो जाएगा, 2x - 4y की जगह पे 11 - 2x/3 = -24। अब ये सोचो, 2x/1 लिख सकते हैं। 11 4 जब 11 चौके 44/3, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही रहने दो। नीचे में तो 3 है ही ना, 3 रहने दो, तो तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा लगेगा। चाहे तो कर सकते हो लेकिन कॉम्प्लिकेशन ज्यादा लगेगा, इसीलिए छोड़ दिए। 11 चौके 44 और 4 दूनी 8, -8x, ठीक है, -24। अब ये सोचो,
सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या होगा 3, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया 3, 3 2 जा 6, माइनस अंदर जाएगा -44, माइनस अंदर जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस 8x। अब इधर क्या है -24/1। ये भागा में बच्चा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 6x प्लस 8x माइनस 44 क्या हो जाएगा 24 दिया 72 लिख देंगे। इसको सजा लिए 6x 8x को एक साथ लिख दिए, क्यों, ये दोनों जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा सर, दोनों प्लस है सर, यहाँ प्लस है, पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस है। 8 6 14x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, पहले इसको करो 24 दिया 72 माइनस 72 क्योंकि माइनस है, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 44। अब ये सोचो 12 में से 4 गया 8, 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, माइनस है, ये 14 मल्टीप्लाई में बचा, 14 तो किस चीज में है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा x, 14 दूनी 28, तो x का मान हमें -2 पता चल गया। अब इस x के मान को किसी में भी रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि x का मान यहां आसानी से रखा जा सकता है और निकल भी जाएगा तुरंत। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 1 2 किसी में भी रखो आ जाएगा, लेकिन जो आसान लगता है उसमें करते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा y = 11 - 2 गुना x का मान क्या है -2/3, क्या हो जाएगा 11 2 दूनी 4/3, क्या होगा 11 4 15, 11 4 15/3, 3 बचे 15। इससे पता चल गया y का मान क्या है 5 है। अब बताओ, हमें कुछ कह रहा था m निकालने, m निकालेंगे कब, जब ये दिया हुआ, चूंकि प्रश्न से क्या y = mx + 3, व्हाट इज y, y क्या है 5, m नहीं जानते हैं, x क्या बचा -2 प्लस 3। अब ये सोचो 5 बराबर -2m + 3, ये प्लस उधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस इधर आया तो प्लस, 3 है बच गया, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा 2m = -2, 2 से कटेगा एक बार में, इसीलिए m बराबर क्या निकलेगा -1। यही मेरा रिजल्ट रहा किसका, m का। सिंपल है, बस सबसे पहले ये कोशिश करो कि x y निकाल लेना है। अभी जब तुमको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निकालना है तो प्रतिस्थापन से ही कोशिश करो। जब तुमको बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था प्रतिस्थापन, विलोपन, बृहद्गुणन, इसमें से किसी पे भी बना सकते हो। अभी हम चलो इस प्रोसेस को देखते हैं, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करता है, वर्ड वाला प्रॉब्लम आ गया। अब तुम लोग कहेगा सर वर्ड वाला प्रॉब्लम बनता नहीं है। सिंपल बात है, देख अगर सच बताते हैं मैथ बनाने में सबसे ज्यादा अगर मजा आता है तो वर्ड वाले प्रॉब्लम में आता है। कहने के लिए तो वर्ड तो बहुत बड़ा रहता है, हकीकत ये है, मैं तो यह कहता हूं कि जितना ज्यादा वर्ड रहेगा उतना आसान क्वेश्चन रहेगा। क्यों, वर्ड में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, उसको एक्सप्रेस करना रहता है, उसको सिर्फ समीकरण में बनाना रहता है। देख लेना, अभी बनाते हैं ना, पता चल जाएगा कितना आसान। प्रोसेस तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ चुके कि किस तरह से x और y निकालते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो। अभी प्रतिस्थापन का ही बात करते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि समीकरण में कैसे बनाते हैं। समीकरण में जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसको समीकरण कैसे करते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले मान लेते हैं दो संख्या। माना कि छोटी संख्या, छोटी मान लो या पहली या दूसरी मान लो। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। प्रश्न नंबर 3 का 1 है बच्चा, ठीक है।
अब देखो प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस 26 है। तो क्या करो, बड़ा किसको मानेगा, मान के चलो हम इसको बड़ा मान लेते हैं, कि मानते हैं, माने ऐसा नहीं कि यही बड़ा होगा, तुम माना है x हो सकता है, इसको हम छोटा करें। तो क्या होगा, दो संख्या का अंतर क्या होगा, बड़े में से छोटा को घटाएंगे। जैसे कि कहें कि मेरा और मेरे भाई की उम्र का अंतर 10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे की उम्र को घटाओगे तब निकला होगा 10। तो उसी अनुसार सोचो, तो बड़ा में से छोटे को घटा दो, y माइनस एक्स इक्वल टू 26। अंतर का मतलब घटाओ, दिमाग में समझने के लिए, अंतर का मतलब घटाओ। और घटाओ किसका, बड़े में से छोटे का, बड़ा में से छोटे का हमेशा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, y इक्वल टू निकलेगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत समझदार हो, बस हम तो टाइम पास कर रहे हैं। अब देखो फिर प्रश्न को पढ़ते हैं पुनः, किससे, प्रश्न से, सर किससे, प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी दूसरी, एक संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या की। अब ये सोचो, एक संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या से, तो पहले बड़ा कौन है, बड़ा ही होगा ना। ये सोचो, बड़ा होगा, जो बड़ा संख्या होगा 3 गुना होगा किससे, छोटी संख्या से। बात वाजिब है। जैसे हम कहेंगे, अभी बोले थे ना कि 10 साल मेरे भाई का जो उम्र था 10 साल छोटा था, हम बोलेंगे क्या कि मेरी जो उम्र है मेरे भाई से दुगुनी है, क्योंकि वो छोटा है ना, इसलिए तो हम दुगुनी हुए। तो क्या कहेंगे, बड़ी संख्या कौन है, y इक्वल टू 3x। समीकरण 2, अब सॉल्व करो। समीकरण 1 का या 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रख दो, यही है ना, y इक्वल टू 26 प्लस x, 1 का मान रखना, 1 में मान क्या, y बराबर 3x, y की जगह क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू 26 प्लस x, x को अंदर लेंगे तो बचा क्या हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 26। अब ये सोचो, 3 में से 1 हो गया, क्या हो बचा, 2 को, ठीक है। तो क्या हो गया, x इक्वल टू, ये 2 गुना में बचा, इधर जाएगा तो भागा, 26 भागा 2, कितना निकला 13। तो एक संख्या निकल गया ना, इसीलिए पहली संख्या बराबर 13। समीकरण 1, 2 में किसी में से भी सोचो, समीकरण 1 से क्या करते हैं, y बराबर क्या है 26 प्लस x, 26 प्लस x का मान 13, क्या हो गया 39। तो y भी निकल गया, तो y निकल गया, क्या हो गया, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या 39। समझ सकता है ऐसे भी, पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितना का अंतर है, 26 का अंतर है, देखो 26 का अंतर है ना, दूसरी संख्या 39, पहली संख्या 13। आगे यानी कि सीधी बात है कि क्वेश्चन में यह कह रहा था कि दो संख्या का अंतर है 26, तो पहला संख्या को x माने, दूसरा को y, तो 12 में से छोटा घटा दिए, ठीक है, तो उसको सरल करने का तो बताए थे। अब फिर कहता है क्वेश्चन में कि एक संख्या जो है ना दूसरे से 3 गुना, तो जो बड़ा संख्या होगा वही ना बड़ा होगा, 3 गुना होगा छोटा से, छोटा है x बड़ा है 1। समीकरण को सॉल्व करो, आ जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, समीकरण बना देते हैं और तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, घर से बनाने के लिए रहेगा कि तुम समीकरण को सॉल्व करके आओ। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, एनसीईआरटी का। कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करें। तो
तो मान लेते हैं, माना कि छोटा कोण, माना कि छोटा कोण बराबर x डिग्री, बड़ा कोण को क्या मानेंगे y डिग्री। ठीक है, प्रश्न से दोनों कोण क्या है, संपूरक है, दोनों कोण संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या होता है जानते हैं, यानी दोनों कोण का मान 180 डिग्री दिमाग में। ठीक है, इन दोनों कोण का जब योग करेंगे ना तो 180 आएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि दोनों संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण से 18 अधिक, 18 डिग्री। बड़ा कोण को क्या माने बच्चा, y बराबर छोटा कोण प्लस 18 डिग्री। क्या करना तुम, समीकरण 2 का मान इसमें रख देगा, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर सॉल्व करेगा। सॉल्व करेगा क्या है, x आ जाएगा। सॉल्व करेगा क्या आएगा, x। उसी x को या तो इसमें या तो उसमें रख देते, y आ जाएगा। इससे दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा। पहले इसे उतारो। मैं ये चाहता हूं कि कुछ सवाल मैं छोड़ दूं, सच्चाई यही है। देखो होता क्या है, जब तुम साइकिल फर्स्ट टाइम सीखा होगा तो पापा या भाई क्या करता होगा, कुछ दिन तुम्हारे साथ गए, कुछ दूर तुम्हारे साथ गए, अचानक से छोड़ दिए। क्यों, वो ये चाहते हैं कि तुम खुद भी बना सको, खुद भी चला सको, इंडिपेंडेंट रह सको। इसीलिए पूरी कोशिश रहेगी कि तुमको सिखाने की। इसीलिए अगर फिर भी नहीं बनेगा अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उतार लो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 3 का 4 देखते हैं। 3 का 3 जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन ये हम एनसीईआरटी 3.1 में भी किए थे। अगर नहीं बनेगा तो बताएंगे, कोई इशू नहीं। 3.4 देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा एक नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर जितना टैक्सी चलती है उसका चार्ज अलग से लेता है। तो इसको पहले ऐसे समझ लो जैसे कि हम लोग एक टूर पे जा रहे हैं, और टूर पे ये सोच रहे हैं कि हमको सपोज कहीं भी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, सपोज शिमला जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टैक्सी रिजर्व किए। टैक्सी सोचो, बस सोचो, अपने फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हैं या किसके साथ जा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, जो बस का ऑनर होगा या टैक्सी का ऑनर होगा वो क्या कहेगा, भाई अगर आप ले जा रहे हैं ना तो पर डे के हिसाब से सोच लीजिए कि आपका 2000 रुपया लगेगा। जो इशू, अगर हम टैक्सी ले जा रहे हैं तो 2000 रुपया लगेगा और आप ले जाइए। तो क्या वो प्रत्येक दिन 2000 लेने से मेरा काम चल जाएगा? नहीं। हम जब तैयार होकर निकलेंगे क्या करेंगे, तेल भरवाएंगे। अब देखो 2000 उधर खर्च हो रहा है, अगर जितना दिन रखते हैं तो 2000 के हिसाब से देना पड़ेगा। एक दिन का 2000, 5 दिन रखे तो 10,000। अब तेल क्या यूज करते हैं आप, जैसे कि हो सकता है कि 200 लीटर तेल यूज किए, तो उस हिसाब से सोचो 75 के आसपास दे रहा है, 70 के आसपास दे रहा है। तो यानी कि 2 टाइप का भाड़ा हो गया है यहाँ पे। एक भाड़ा हुआ जो हम ऑनर को देंगे, उस गाड़ी के मालिक को देंगे, और एक भाड़ा हुआ जो तेल के रूप में खर्च हो रहा है। तो एक बात याद रखना कि हो सकता है कि हम जब गए तो दूरी कम तय किए तो तेल कम खर्च होगा। अगर दूरी कम तय किए उससे लेना देना नहीं है। अगर बात करें दूरी जितना भी तय हो, ऑनर का क्या पैसा घटेगा? नहीं, ऑनर का जो फिक्स चार्ज है वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें जब भाड़े के रूप में बात हो और जैसे टैक्सी का भाड़ा नियत वाला बात हो, तो जो प्रतिदिन जो किराया है या जो टैक्सी का जो नियत किराया है वो फिक्स है। लेकिन पर किलोमीटर तेल खर्च कैसे होता है, जितना ज्यादा किलोमीटर दूर जाओगे तेल ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचना है कि जितना ज्यादा किलोमीटर हम दूर जाएंगे मेरा तेल खर्च ज्यादा होगा तो मेरा खर्च का रेट बढ़ते जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो क्वेश्चन पूरे रूप से मैं पढ़ देता हूं, उसको हम डिटेल से बनाते हैं। कहता है कि एक नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा है
और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। कहने का मतलब कहा कि फिक्स भाड़ा तो लेवे करेंगे, 10 किलोमीटर आप जाइएगा तो 105 रुपया का आपका बनता है, और 15 किलोमीटर जाइएगा तो 155 रुपया बनता है। तो आप बताइए कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूर जाता है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हम इसको कैसे बनाएंगे, सोचते हैं। माना कि टैक्सी का कुछ नियत भाड़ा हो, टैक्सी का नियत का मतलब होता है फिक्स, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x, और दूसरा क्या होगा, जितना किलोमीटर दूर जाएंगे उतना लेगा प्रति किलोमीटर चलने पर भाड़ा y रुपया, यानी जितना किलोमीटर चलेगा उसको y रुपये के हिसाब से, y रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो प्रश्न में यह कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी जाता है कोई व्यक्ति, तो भाड़ा कितना लेता है 105। 10 किलोमीटर में क्या होगा, फिक्स भाड़ा भी जोड़ा, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का जो भी 1 किलोमीटर का x रुपया प्रति किलोमीटर, प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में y रुपया, तो 10 किलोमीटर में 10 y रुपया, तो क्या होता है, एक समीकरण निकल गया, ठीक है। ये मेरा समीकरण हो गया। अब समीकरण फिर देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दूसरा व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर चलता है, 155 रुपया देता है। 15 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है बच्चा, 15 किलोमीटर का भाड़ा है 155 रुपया, 155 रुपया। तो क्या हो गया, x नियत भाड़ा में कोई चेंजिंग नहीं, वही आदमी अगले दिन 15 किलोमीटर गया, नियत भाड़ा तो फिक्स ही रहा होगा, नियत भाड़ा में चेंजिंग नहीं होगा। 15 किलोमीटर चलने से किस में चेंजिंग आया होगा, प्रति किलोमीटर चलने वाले से। तो क्या हो गया, पहले 10 किलोमीटर गया था तो 10 वाय, अभी 15 गया तो 15 वाय 155। अगर x को अकेला करना चाहते तो क्या होगा, इसको उधर करो, 155 माइनस 15, इस समीकरण 2 को। अब इसको सॉल्व करेगा तो एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। और जब एक्स वाई आ जाएगा तो क्या करता है, अब हम 25 किलोमीटर जाते हैं, अब क्या है 25 किलोमीटर यात्रा कर रहे हो, 25 किलोमीटर की यात्रा पर भाड़ा क्या होगा, x प्लस 25y। कहेगा सर x क्या है, y क्या है, तुम निकाल सकता है, कहेगा सर नहीं निकलेगा, आप निकाल दीजिए। तो चलो निकाल देते हैं। क्या करते हैं बच्चा, x का मान यानी समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो गया, x प्लस 10y बराबर 105। x क्या है बच्चा, 155 माइनस 8y प्लस 10y, सॉरी 8 नहीं 15y प्लस 10y 105। ये प्लस उधर जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा सर, 105 इधर जाएगा तो 155 माइनस में हो जाएगा, इधर क्या होगा माइनस 5y, क्या होगा माइनस 5 गुना हुआ, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, क्या बचा 50 माइनस तो कैंसिल होता है 10, y निकल गया ना 10, y निकल गया 10 रुपया, ठीक है। अब y का मान निकल गया तो सोचो x क्या होगा, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं। तो x प्लस 10 गुना y का मान कितना है बच्चा 10 बराबर 105 रुपया। अब सोचो x प्लस 100 बराबर 105 रुपया, ये प्लस से बच्चा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x 105 माइनस 100, इसीलिए x बराबर 5 रुपया। अब देखो x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो हमको बताओ भाड़ा कितना लगेगा, x का 5 और 25 गुना 10 क्या हो जाएगा 5
प्लस 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा 255, यानी भाड़ा जो उससे लेगा कितना लेगा, भाड़ा लेगा अब 255, यानी 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना पड़ जाएगा 255। ठीक है, अच्छे से लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि अंश को मानेंगे x, हर को मानेंगे y। बेटा जब तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, होता क्या है अंश बटे हर। हम लोग पहले से भी जानते हैं भिन्न किसको कहते हैं, अंश बटे हर। अगर नहीं जानते हैं तो देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्न में कहता है कि अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। 9/11 अंश क्या है बच्चा, x माने हैं और हर को माने हैं y। दोनों में कितना जुटा, 2 जुटा। सरल करो। अब x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 9y प्लस 2। और ये जो डिवाइड है इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोचो 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। 9y प्लस 18 माइनस 22। क्या कर रहे हैं, x को अकेला कर रहे हैं। x गुना में बच्चा, गुना में इधर जाएगा तो भागा। 9y माइनस 22 में से 18 गया 4 माइनस में होगा, क्यों x y का मान सॉरी अंक जो है माइनस वाला बड़ा। ठीक है, समीकरण 3। अब पुनः प्रश्न से, प्रश्न में क्या करता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। अब तुम लोग निकालना, हम लिख देते हैं थोड़ा। अंश को x लिखते हैं ना, वो हर को y लिखते हैं। अब सॉल्व करो और क्या करेगा, समीकरण 2 है ना, पहले इसको सरल कर लेना। सरल करके x का मान रखना, जिससे क्या होगा y निकल जाएगा। y निकलेगा तो इसमें नहीं रखोगे तो x भी निकल जाएगा। तो x और y का मान यहां रखोगे तो भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए बता रहा है, इसमें सॉल्व करना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का 6। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाए। 5 वर्ष बाद, तो पहले ये सोचो, माना कि पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की आयु को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x वर्ष। और जेकब की आयु y वर्ष। तो प्रश्न से क्या करता है, थैंक यू। तो प्रश्न से कहता है कि जेकब की आयु जो है, जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब, 5 वर्ष बाद। कब, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब बताए थे पहले भी, वैसे समझ लेना, जब भी बाद लिखा हो तो
उम्र में प्लस कर देंगे, उम्र में कितना कर देंगे प्लस। अगर 5 वर्ष बाद है यानी 5 वर्ष बाद है तो 5 प्लस कर देंगे, यानी जेकब की आयु क्या है y प्लस 5। पुत्र का क्या है x, 5 वर्ष बाद में प्लस कर देंगे गुना 3, तो y क्या निकल जाएगा कि प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 5। करो इसको 3x 5 किया 15, इसीलिए y इक्वल टू 3x प्लस 10 समीकरण 1। पुनः प्रश्न से कहता है 5 वर्ष पूर्व क्या होता है, जेकब की उम्र, जेकब की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जेकब की आयु कब, पूर्व लिखा है तो घटा देंगे, बाद में प्लस और पूर्व में माइनस, y माइनस 7 कितना 5, पुत्र x माइनस 5 गुना 7। इसको तुम लोग सॉल्व करो और x y निकालो। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।